अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लेक्चर नंबर 1। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोसीजर इन डायग्राम। So let's move. First of all, understanding of inventory controls. First of all, inventory control is the process of maintaining a business stock level to meet customer demand and minimize the cost. It means इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के अंदर हम मिनिमम स्टॉक को स्टोर करते हुए कस्टमर की नीड को, कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अचीव करें और मिनिमाइज कॉस्ट। This involves means inventory control involves inventory tracking and maintenance of the goods. Inventory control में इन्वेंट्री के ट्रैकिंग, कितना स्टॉक आया, कितना गया, किस जगह पे होल्ड किया है, किस सप्लायर से आया है, उसकी प्राइस क्या है, सप्लायर कौन कौन से सप्लायर्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट कितने दिन में मिलेगी, कौन सी प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, सब चीजों के मेंटेनेंस को इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। और it also include making decisions to get the most profit out of your stock and planning purchases. इसके अंदर और भी आपके डिसीशंस इंक्लूड होते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट को किस तरीके से स्टॉक से मैक्सिमाइज करें और परचेजिंग की प्लानिंग, कितना स्टॉक परचेज करें, इस परचेजिंग की प्लानिंग भी पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल से। अब बेसिक 3 डेफिनेशंस। एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मिनिमाइज कॉस्ट पे कस्टमर डिमांड फुलफिल करेंगे और इन्वेंट्री के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और डिसीजन मेकिंग होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कितनी प्लानिंग के बेसिस पे परचेजेस कितनी हो। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर्स। First of all, establishing an optimal ideal stock level is a vital important in controlling of stock. एक आइडियल लेवल स्टॉक की मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्टॉक होना चाहिए। ये एस्टेब्लिश अगर क्वांटिटी हो गई, इस क्वांटिटी को गए हमारे पास कौन सा स्टॉक, कौन सा पार्ट, कौन सा रॉ मटेरियल का स्टॉक कितनी लेवल तक होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस लेवल को एस्टेब्लिश करना बहुत चैलेंजिंग काम है। और अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो आपका पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो कंट्रोल में रहता है। Once optimal level are established, जब optimal level, ideal level आपने establish कर दी, store department is responsible for ensuring that optimal stock levels are maintained for each item of materials in stock. जब एक बार आपको पूरा स्टॉक एस्टेब्लिश हो गया, ऑप्टिमल लेवल स्टॉक की एस्टेब्लिश हो गई, अब स्टोर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा अपने उस आइडियल लेवल पे स्टॉक को मेंटेन करे। हर आइटम के ऑप्टिमल लेवल, बेस्ट लेवल को मेंटेन करे। Normally, a bin card is used to record the quantity of material in stock for each item. Normally, bin card यूज होते हैं आपकी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हुए। एक पेपर जिसके अंदर कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, किस डेट को रिसीव हुई, कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है या सेल की है, वो सब चीजों को, क्वांटिटी को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिन कार्ड। When items of material have reached their reorder point, means जब आपका स्टॉक ज्यादा था आइडियल लेवल पे, अब वो इस स्टॉक पे आया कि जब आपको रीऑर्डर मींस अगेन ऑर्डर करना है,
storekeeper will make out a purchase requisition, request the purchasing department to contact with appropriate supplier. जब स्टोर के अंदर स्टॉक की क्वांटिटी कम हुई और स्टोर कीपर की ये कि री दोबारा ऑर्डर करना चाहिए, तो स्टोर कीपर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, दिस इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन, परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करेगा कि आप कंसर्न अप्रोप्रिएट सप्लायर से हमें ये स्टॉक परचेज करके दें. When the purchasing department receive the purchase requisition, जब स्टोर अगर परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन देगा, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन में रिसीव होगी, परचेजिंग ऑफिसर विल एग्जामिन the different source of supply for the purpose of securing the highest quality material at the lowest price. जब परचेजिंग डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन रिसीव होगी, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर उस ऑर्डर को एग्जामिन करेगा और उसके सोर्स ऑफ सप्लाई को मेंटेन करते हुए अपने पर्पस क्या होगा, हाईएस्ट क्वालिटी एट लोवेस्ट प्राइस. इस प्राइस को बेस कर बनाते हुए इसके सोर्सेस को आइडेंटिफाई करेगा और ऑर्डर प्रोसीड कर देगा. वंस द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जब आपने ऑर्डर दिया, अब सप्लायर ने जब आपके पास स्टॉक आपके वेयर हाउस पे जब डिलीवर किया है, आपके GRN गुड्स रिसीविंग डॉक पे जब आपने स्टॉक को रिसीव किया है, द स्टोर डिपार्टमेंट विल इंस्पेक्ट एंड कंपेयर द सप्लाई विद द परचेज ऑर्डर्स. स्टोर डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेगा क्वालिटी वाइज और कंपेयर करेगा कि क्या क्वांटिटी जो हमें परचेज ऑर्डर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वही चीज सप्लाई हुई है, वही चीज डिलीवर हुई है. अगर रिसीव हुई है तो उसको एक्सेप्ट करके रिसीव कर लेंगे. और जब व्हेन द डिपार्टमेंट फोरमैन रिसीव अ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, अब जब फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर ऑपरेशन मैनेजर जब ऑर्डर को रिसीव करेगा, ही विल गिव अ मटेरियल रिक्विजिशन टू स्टोर कीपर. अब फैक्ट्री से मटेरियल रिक्विजिशन आएगी स्टोर कीपर के पास. ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन, स्टोर कीपर चेक्स द करेक्टनेस एंड ऑथराइजेशन. जब स्टॉक स्टोर में आ गया, अब वो स्टॉक जब स्टोर में आ गया, अब सेकंड ये है कि अब फैक्ट्री के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन मैनेजर से जो फैक्ट्री डिपार्टमेंटल फोरमैन है, वो रिसीव करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर्स के, भाई ये आइटम्स को ये आइटम प्रोडक्ट कर लें. अब उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होंगे वो मटेरियल्स की रिक्विजिशन बनाएगा और स्टोर कीपर को हैंड ओवर करेगा. स्टोर कीपर को जैसे रिक्विजिशन रिसीव होगी, वो स्टोर कीपर चेक करेगा उसकी करेक्टनेस और अथोराइजेशन कि क्या जो के अंदर क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखी है, वो क्या हमारे प्रोडक्ट से मैच है, और क्या किसी अथोराइज बंदे ने, ऐसा तो नहीं किसी लेबर ने बोला भाई ये मैं सिर्फ मटेरियल दे दें, नहीं, किसी अथोराइज डिपार्टमेंट हेड ने, किसी अथोराइज बंदे ने, किसी अथोराइज एम्प्लॉय ने आपको उस रिक्विजिशन को ऑथेंटिकेट किया है कि आप ये स्टॉक इशू करें. इफ सेटिस्फैक्टरी, अगर वो अथोराइजेशन से सेटिस्फाइड है, द इशू विल बी मेड एंड इंटर द डिटेल इन बिन कार्ड. अगर वो सेटिस्फाई है तो वो बिन कार्ड से इशू करेगा कि बिन कार्ड से वो स्टॉक को माइनस करेगा. देन फॉरवर्ड द स्टोर रिक्विजिशन टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. जैसे ही आपने बिन कार्ड पे अपने स्टॉक को कम किया और वो रिक्विजिशन जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉर अकाउंटिंग पर्पज इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे वो फॉरवर्ड करेंगे स्टोर रिक्विजिशन टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पूरी अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे. When the accounts department receive the store requisition, it will price each of the item list on it by appropriate pricing method. अब जैसे ही उसके पास रिक्विजिशन स्टोर से आई तो वो अकाउंटेंट उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. देन amount of material issued is charged in the appropriate job or overhead account and stock values are reduced. जब अकाउंटेंट उसकी प्राइस किसी मेथड के बेहाफ पे आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको मटेरियल इशू मींस अब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस, चाहे वो अप्रोप्रिएट जॉब है या ओवरहेड है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक जनरल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है,
वो आइडेंटिफाई करके उस स्टॉक के वैल्यू को रिड्यूस कर लेंगे। जो इन्वेंट्री होगी उसको रॉ स्टोर से रिड्यूस करके वर्क इन प्रोसेस के अंदर, अब ये स्टॉक जो है स्टोर के अंदर नहीं है, अब इसके ऊपर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस, तो वो उसके अंदर काम जो है वो प्रोसेस में है। अब उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। जब स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट को देगा, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर रिसीव करेगा, परचेज ऑर्डर इशू करेगा। परचेज ऑर्डर इशू करने के बाद यकीनन सप्लायर आपके पास डिलीवर करेगा, तो आप स्टॉक को रिसीव करेंगे। जैसे ही स्टॉक को रिसीव करेंगे तो आपके पास रिसीव, अगर सेटिस्फाइड है तो आप उसको स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर स्टॉक टेकिंग करेंगे। इन्वेंट्री क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्या किस कलर की है, किस साइज का है, ए टू जेड सब स्टॉक टेकिंग के हिसाब से उसमें टेक करेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। जब स्टोर के बाद अब फैक्ट्री के अंदर रिक्वेजिशन आई तो फैक्ट्री को वो प्रोडक्ट इशू कर देगा। आई होप this will helpful for you. If you have any question, any confusion, you can write in comments. Don't forget to like and follow the channel. Thank you. आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, लेक्चर 2. So let's go. Objectives of today's lecture is pricing issues of material, inventory valuation methods, lower of costs और NRV. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्लीट अकाउंटिंग परचेजिंग प्रोसीजर्स को, और एट एंड अकाउंटेंट उस पे जब स्टोर से रिक्वेजिशंस आती है कि ये मटेरियल हमने प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के लिए हमने इशू कर दिए, अब उसकी वैल्यूएशन करके उस वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेंट्री को आउट करना है, मींस के रॉ मटेरियल को डिक्रीज करना है, एसेट्स को डिक्रीज करना है और वर्किंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है। उस वक्त जो प्राइसिंग इश्यूज है आज उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइसिंग इश्यूज। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मटेरियल की प्राइस चेंज हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, चेंजेस हो सकती हैं वेरियस रीजन से, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, सप्लायर से नेगोशिएशन, डिफरेंट सप्लायर्स की जॉइसिंग, acquiring from different suppliers, ये different reasons हो सकते हैं। Materials are usually acquired by several deliveries at different prices. Normally different suppliers से different prices पे purchase करते हैं। Actual cost can be take on several different values. Actual cost can then take on several different values. जो different values हैं उसके basis पे हम actual cost को calculate करते हैं। Therefore, the material pricing system adopted should be the simplest and most effective one. इसलिए मटेरियल की जो प्राइसिंग सिस्टम है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, वो अप्लाई करना चाहिए, वो यूज करना चाहिए जो सिंपल भी हो और इफेक्टिव भी हो। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज को, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिट कॉस्ट मेथड, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब इन बेसिस, इन पूरे 5 मेथड्स के बेसिस पे हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं जिनकी आपके पास लिंक आई कार्ड में आ रहे हैं। डिटेल इनकी वर्किंग, न्यूमेरिकल। अब इस वक्त हम जस्ट इस लेक्चर में इनकी बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, मगर इसकी डिटेल वर्किंग और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आपके पास आई कार्ड में लिंक आ रहा है और आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले परचेज किया उसको पहले सेल करना है। दिस मेथड assume that the first stock to be received is the first to be sold. जो स्टॉक पहले परचेज किया है, जो पहले आपने रिसीव किया है, उसी को पहले ही सेल करो। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड
is based on the oldest price. जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो जो पहले परचेज किया था, यकीनन वो पहले की प्राइस हो सकता है प्राइस कम हायर भी हो लोअर भी हो, जो ओल्डेस्ट प्राइस होगी उस बेसिस पे हम इस मटेरियल को इशू करेंगे, इस मटेरियल को यूज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक जितनी इन्वेंट्री आपके पास रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइस। जो सबसे लास्ट रिसेंट प्राइस है वही आपके पास रिसेंट प्राइस पे, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो रिसेंट प्राइस पे है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट, this method assumes that the last stock to be received is to be sold first. जो लास्ट में रिसीव किया है उसको सबसे पहले सेल करना है। Therefore, the cost of materials used is based on the most recent price. अब जो मटेरियल आप इशू कर रहे हैं वो सबसे रिसेंटली मोस्ट रिसेंट प्राइस पे होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द ओल्डेस्ट प्राइस। ये आपके ओल्डेस्ट प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास हमेशा ओल्डेस्ट प्राइस पे होगा। एवरेज को, दिस मेथड assume that cost of material used and closing stock are valued at the weighted average cost. Specific identification unit or cost method. This method assumes that each item of the stock has its own identity. हर आइटम की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। The cost of material used and closing are determined by associating the units of the stock with their specific unit cost. इस मेथड के अंदर जो प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं, जो मेथड पहले परचेज किया है वो उसी को जो यूज हुआ है उसकी सर्टेन प्राइस पे उसी स्पेसिफिक स्टॉक की प्राइस को ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। इन्वेंटरी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। NRV means net realizable value. Inventory should be valued at the lower of cost and net realizable value. The comparison between the two should be ideally be made separately for each item. हर item के लिए ये comparison, दोनों को comparison, cost lower है या NRV lower है, हर item पे, हर इन्वेंट्री के हर आइटम पे ये कंपैरिजन होते हैं, और जो लोअर है हम उसको एज एसेट्स कंसीडर करेंगे। कॉस्ट इज एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सम अदर ओवरहेड्स। जो कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट की मीनिंग क्या है? कॉस्ट मीन्स वो टोटल एक्सपेंसेस जो हम उस एसेट उस इन्वेंट्री से परचेजिंग से लेकर करंट कंडीशन तक अपने वेयर हाउस तक लेकर आने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए वो सब आपके पास कॉस्ट में इंक्लूड है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अ सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट फ्रॉम नाउ टू कंप्लीशन एंड द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एनआरवी आपके पास सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कंपेयर कर लें, सेलिंग प्राइस अब जितने में सेल हो रहा है उसके लिए फर्दर अगर हमें कोई एक्सपेंसेस करना है, लेस कॉस्ट फ्रॉम नाउ टू कंप्लीशन, अब से लेकर वो आइटम जो आपके पास इन्वेंट्री में पड़े वो सेल होने तक आपके पास जितनी भी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आप रियलाइजेबल वैल्यू से, एनआरवी से, सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो उस अमाउंट को आपको कॉस्ट से कंपेयर करना है। उन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो लोअर अमाउंट होगा वो आप उसको एज एसेट्स कंसिडर करेंगे। इनके बारे में डिटेल आई कार्ड के अंदर लिंक लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक हुए हैं, डिटेल वीडियोस आपके पास ऑलरेडी है, तो पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये इसको अगेन लिसन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.
फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल के पूरे परचेजिंग प्रोसीजर को डिस्कस किया था। सेकंड के अंदर मटेरियल की वैल्यूएशन के मेथड्स को डिस्कस किया है। और आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा स्टॉक कंट्रोल लेवल, मटेरियल कॉस्टिंग, ऑर्डरिंग कॉस्टिंग, कैरिंग कॉस्ट, एट द एंड EOQ कैलकुलेशन with simple examples. First of all, stock control level. The stores should control its stock at an appropriate level so as to minimize the costs related to the stock or material. हमने लास्ट फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग फॉर मटेरियल की लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था ऑप्टिमल लेवल, जो लेवल जिसपे आइडियल लेवल जिसको मेंटेन करना है तो स्टोर वालों का काम है उसको मेंटेन करना, मगर अल्टीमेट उसका एम ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। दिस कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसको मटेरियल कॉस्टिंग कहते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर 3 कैटेगरीज है। एक मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, जिस प्राइस पे हम सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल प्राइस जो परचेज प्राइस है, जितने यूनिट परचेज करेंगे उस हिसाब से प्राइस होगी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपको ऑर्डर देने के लिए जो खर्चा करना है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ द मटेरियल, दैट इज फ्रेट इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशंस, जो हम सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं तो सप्लायर हमें कोटेशन इशू कर रहा है। जो हमें कांटेक्ट करने के लिए जो बंदा बैठा हुआ है उसकी सैलरी, अगर न्यूज़पेपर में दे रहे हैं टेंडर्स वगैरह तो उसकी उसकी कोई कॉस्ट होगी। जितना भी एक्सपेंस हम कोटेशन इनवाइट करने के लिए करेंगे वो भी आपके पास कॉस्टिंग का पार्ट, ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट है। और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब उसके बाद उस कोटेशन के बेहाफ पे परचेज ऑर्डर बनाना, उसको फॉलो अप करना, ये सब चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन से, ये सब चीजें जो एक्सपेंस है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट। लास्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरी मींस जितना स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने परचेज किया, जैसे ही आपको मिला और आपने उसको फौरन यूज कर लिया, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। अब उसको जहां पे रखा है तो वेयर हाउस रेंट होगा, उस वेयर हाउस में कोई स्टोरेज के लिए शेल्फ वगैरह लगे होंगे, कोई स्टोर को उसको मेंटेन करने वाला कोई स्टोर कीपर होगा, उसकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं वो उसके सर्टेन परसेंट, अगर हम किसी से लोन कर लेके कर रहे हैं या हम अगर अपना ही कैपिटल है और उसको अगर हम इन्वेंट्री की जगह पे कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता, सर्टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी आपके पास कैरिंग कॉस्ट में है। अगर स्टोर है तो उसको उसकी रिस्क कवर करने के लिए उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट। अब इसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा भी कोई रिस्क है तो कोई आपके पास ऑब्सोलेंस स्टॉक ना हो जाए, कोई स्टॉक एक्सपायर ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई आउटडेटेड ना हो जाए, इन सब चीजों को, इन सब चीजों कॉस्ट की कैलकुलेशन को कैरिंग कॉस्ट में समराइज किया जाता है। फर्दर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जब हम ऑर्डर करते हैं, जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास सप्लायर जब हमें डिलीवर करता है, मीन हम जब स्टॉक को रिसीव करते हैं, जब रिसीव करते हैं ऐसा नहीं कि रिसीव करते ही हम सेम टाइम पे फैक्ट्री के अंदर उसको यूज कर लें। यूज, कंजम्पशन, यूजेज, वो हमारा सेकंड थर्ड पार्ट है। एक ऑर्डर करते हैं, उसके बाद स्टोर में रिसीव करते हैं, रिसीविंग के बाद हमारे पास कितने दिन, हमारा कितना टाइम हमारे पास वो स्टॉक हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा है। इन 3 डिफरेंट स्टेप्स को, जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑर्डर टू रिसीविंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट। जो आपने ऑर्डर दिया है और आपको जब तक वो क्वांटिटी रिसीव है, रिसीविंग के टाइम पे आपके पास जितनी रिसीविंग टाइम, रिसीविंग तक वो सप्लायर आपको आपके रिक्वायर्ड स्टॉक आपके रिसीविंग डॉक पे लेकर आया, उस वक्त तक जितनी भी कॉस्ट होगी वो आपके पास ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट है। अब रिसीविंग से लेकर एक्सपेंस फ्रॉम रिसीविंग टू यूजेज,
जब तक उसको फिर जितने दिन के बाद जब भी उसको यूज करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कितने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? आपके पास वेयर आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, ऑर्डर देते हुए ऑर्डर से पहले कोई कम्युनिकेशन, कोटेशन, वो सब चीजें, जब तक आपके पास आपके डॉक पे स्टॉक है, उस वक्त तक जितना भी खर्चा हो वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और आपके रिसीविंग के, आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट, इसकी क्वालिटी वेरिफिकेशन, रिसीविंग की कॉस्ट, रिसीविंग से लेते हुए आपके फैक्ट्री के अंदर यूजेज तक, इस कॉस्ट को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अज्यूम हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 50,000 यूनिट्स, ऑर्डर साइज 5,000 यूनिट्स। हम नॉर्मली एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हमने 5,000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करते हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल बेसिस पे कितने होंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड कितनी है? 50,000, ऑर्डर साइज है 5,000, तो टोटल हमारे पास ऑर्डर्स आ गए 10 ऑर्डर्स। 10 ऑर्डर्स हमारे टोटल कैलकुलेट हैं। पूरे साल के अंदर हम 10 ऑर्डर्स इशू करते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर अगर 10,000 है, ये आपके पास नॉर्मली गिवन होता है क्वेश्चन में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी होता तो इसके पास आपके पास डिटेल गिवन होगी कि आपके पास कोटेशंस के लिए जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जो सप्लायर से कांटेक्ट कर रहा है, सप्लाई चेन के लिए जो मैनेज कर रहा है, उसके लिए ये खर्चा है, वो डिफरेंट कॉस्ट आपके पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, अगर एक कॉस्ट ऑर्डर 10,000 है तो 10 ऑर्डर पे कितना होगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 100,000। आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए। अब बात करते हैं, जब ऑर्डर आपने कर दिया, ऑर्डर के बाद जब वो स्टॉक आपके पास रिसीव हुआ, अब रिसीविंग से लेकर यूजेज तक जो कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर हमने ऑर्डर साइज उसी प्रीवियस एग्जांपल्स को, ऑर्डरिंग वाले को 5,000 हमारे पास यूनिट्स है। अब एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय 1/2 मींस उसका 50% हाफ कर लेते हैं एवरेज स्टॉक। अब ये क्यों करते हैं? जिस तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम जितना भी स्टॉक हमने ऑर्डर किया वो पूरे साल हमारे पास पड़ा रहे। तो इसीलिए एवरेज, नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस एंडिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 करके आपके पास एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आता है। और कैरिंग कॉस्ट क्या है? कि जितना स्टॉक आपके पास इन्वेंट्री में, एवरेज स्टॉक आपके पास जितना भी पड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या पर ईयर। एक आइटम को पूरा साल कैरी करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, वो अमाउंट यकीनन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। उसको सिर्फ एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आएगी। अज्यूम करते हैं कैरिंग कॉस्ट 5,000 यूनिट्स आपने ऑर्डर किए, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 2,500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पर यूनिट की अगर आपके पास कैरिंग कॉस्ट है, तो ये आपके पास आ गई टोटल कैरिंग कॉस्ट 25,000। याद रखिएगा कि एवरेज स्टॉक इस चीज को शो करे, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन इन वेयर हाउस थ्रू आउट द ईयर। एवरेज स्टॉक किसको मेंटेन कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? क्वांटिटी, वो उस स्टॉक को जो वेयर हाउस के अंदर मिनिमम मेंटेन होगा थ्रू आउट द ईयर, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये आपका हमेशा गिवन होगा, या सर्टेन परसेंट कुछ लॉजिक्स होगी कि किसकी किसकी परसेंटेज है, यूनिट प्राइस की परसेंटेज है, किसी ना किसी बेसिस पे कोई कैलकुलेशन गिवन होगी, या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कैरिंग कॉस्ट गिवन होगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अज्यूम 2021 में आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, अब पहले तो हमने सिर्फ फार्मूला से कैलकुलेट किया, अब हम ये कहते हैं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपके पास कोटेशंस की प्राइस है, इंस्पेक्शन से, परचेज ऑर्डर से, और बहुत सी कॉस्ट हो सकती है।
अज्यूम करें डिफरेंट कॉस्ट है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, या तो इन सब कॉस्ट को टोटल कर लें या नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर्स, जो हम पहले कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कोटेशन, इंस्पेक्शन एंड परचेज ऑर्डर की कॉस्ट है, अज्यूम कर लें कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में 20,000 रुपीज कोटेशन कॉस्ट है, 65,000 इंस्पेक्शन कॉस्ट है, पीओ कॉस्ट है, परचेज ऑर्डर कॉस्ट है 15,000, टोटल मिला के आपके पास कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख रुपए। और आप पूरे साल के अंदर जो ऑर्डर दे रहे हैं वो है 10, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल बेसिस पे आप जो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो नंबर जो है वो 10 है। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे, एनुअल डिमांड आपके पास 50,000 थी, ऑर्डर साइज 5,000 से करेंगे तो आपके पास पूरे साल में 10 ऑर्डर होगा। अब 1 लाख को जब 10,000 से डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, तो आपके पास 10,000 रुपीज ही होगा। अब बात करते हैं, ये तो अजम्पशन हमने बात की 2021 में। अब अज्यूम करते हैं कि 2022 के अंदर आपके पास एनुअल डिमांड इंक्रीज हो गई अप टू 60,000, एनुअल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट जो है वो है 60,000। अब आपके पास इश्यू आ रहा है कि ऑर्डरिंग साइज, जो ऑर्डरिंग साइज होनी चाहिए, अगर वो सेम 5,000 रुपीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या सेम ऑर्डर साइज होनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए? अगर सेम करते हैं, अगर सेम ऑर्डर साइज है 5,000, तो अब आपके पास 60,000 यूनिट्स के लिए आपके पास 12 ऑर्डर चाहिए, आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 12 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 10,000 रुपीज पर ऑर्डर, आपके पास जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1,20,000 हो जाएंगे, 120,000 हो जाएंगे। इफ इंक्रीज इन साइज टू 10,000 यूनिट्स, अगर 5,000 के बदले आप 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं, तो यकीनन 60,000 के लिए आपका ऑर्डर कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे और आपकी ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 10,000 का एक ऑर्डर 10,000 यूनिट्स का करेंगे तो आपके पास 60,000 के टोटल 6 ऑर्डर्स होंगे। 10,000 पर ऑर्डर अगर कॉस्ट है तो 60,000 रुपीज का टोटल आपका एक्सपेंस होगा। अगर हम 5,000 का ऑर्डर कर रहे थे तो 60, आपके पास जो कॉस्ट हो रही थी वो 1,20,000 हो रही थी। अब अगर हम सेम प्राइस सेम क्वांटिटी पे दे रहे हैं, सेम ऑर्डर साइज पे परचेज कर रहे हैं, सेम ऑर्डर क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है 1,20,000। अब अगर हम ऑर्डरिंग साइज को, ऑर्डरिंग यूनिट्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इफ चेंज, अगर हम ऑर्डर साइज को चेंज करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट विल बी चेंज। जैसे आपने देखा, अगर हमने चेंज किया 10,000 पे किया तो ऑर्डर साइज कम हो गया। अगर 5,000 के बदले अगर 4,000 करेंगे तो और कॉस्ट उनकी हो जाएगी। जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट उनकी एवरेज ऑर्डर, जैसे ही हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज करेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा आपके पास कैरिंग कॉस्ट। अगर ज्यादा परचेज करेंगे तो आपको ज्यादा कैरी करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, ज्यादा इंश्योरेंस का अमाउंट होगा। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाउ टू मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, जिसको कहा जाता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस चीज को, इस ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी को, ये मैथमेटिकली सिर्फ कैलकुलेशन से ऐसे ऑर्डर्स, उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जहां जिस ऑर्डर पे, जिस लेवल पे हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो। ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ is the size of the order for which sum of ordering cost and carrying cost is minimized. वो ऑर्डर की साइज है जहां पे ऑर्डर के जो टोटल करते हैं सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो।
ऑर्डरिंग साइज विल डिक्रीज, अगर ऑर्डरिंग साइज को डिक्रीज करेंगे कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। इफ ऑर्डरिंग साइज विल इंक्रीज मींस ऑर्डर साइज को अगर इंक्रीज करेंगे, ऑर्डरिंग साइज को इंक्रीज करेंगे तो यकीनन नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे, आपके पास कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कॉस्ट को, टू फार्मूला का जनरल फार्मूला है, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पर कितनी कॉस्ट लग रही है, क्यू एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है। A simple question. The annual consumption of part X is 5,000 units. The procurement cost per order is 10 rupees. The cost per unit is 5 rupees. The storage and carrying cost is 10% of the material unit cost per year. ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज, एनुअल क्वांटिटी 5,000, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपीज का 10% मीन्स 0.5 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। तो इसको हमने फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है कि 447 यूनिट्स की जब हम सेल करें परचेज करेंगे तो ये हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी डिटेल को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। If you have any question, confusion, you can write in comments. हाफिज। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम इस यूक्यू को फर्दर हम एनालाइज करेंगे। सो लेट्स मूव। क्वेश्चन, the annual consumption of part X is 25,000 units. The procurement cost per order is 10 rupees. को annual quantity जो है 25,000, cost per order is rupees 10 and the cost per unit is rupees 5. Storage and carrying cost is 10% of material unit cost per year. पर यूनिट को कैरेज और स्टोरेज की जो उसकी मटेरियल की जो कॉस्ट है जो 5 रुपीज उसका 10% है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट यूक्यू। अब यूक्यू के लिए यूक्यू जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज ईच, एनुअल क्वांटिटी 25,000 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट का 10% तो 0.5 रुपीज पर यूनिट पर एनम पर ईयर हमारी कैरिंग कॉस्ट है। अब सेम इसको हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। यू का फार्मूला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू मींस एनुअल डिमांड डिवाइड बाय सीसी मीन कैरिंग कॉस्ट। मैथमेटिकली सिर्फ सेम अमाउंट हम इसमें पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइड बाय 0.2। ये मैथमेटिकली जैसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ईओ क्यू का आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। अब इस लेवल पे ईओ क्यू क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास ईओ क्यू वो चीज आपके पास आइडेंटिफाई करता है कि जो सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिस लेवल पे सबसे कम होगी, लोवेस्ट मिनिमाइज कॉस्ट, वो लेवल है ईओ क्यू। अगर हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा लोवेस्ट होगी। इस चीज को हम फर्दर मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर लेते हैं, फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। एनुअल डिमांड थी हमारी 25,000 यूनिट्स। अब ऑर्डर की साइज को हमने ईओक्यू में कैलकुलेट किया था कि 1000 यूनिट्स। अब हम कह रहे हैं नहीं, 1000 यूनिट्स हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम 500 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट आती, 750 यूनिट्स ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट होती, 1000 ऑर्डर करते तो क्या कॉस्ट आती, 1500 1500 यूनिट्स अगर परचेज करते
तो हमारी क्या कॉस्ट होगी, किस चीज की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर 25,000 यूनिट्स हमें चाहिए और हम एक ऑर्डर 500 का ऑर्डर 500 यूनिट का एक ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज जब करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 500 अगर करेंगे तो 50 यूनिट्स, 50 ऑर्डर्स पूरे साल में प्लेस करेंगे। अगर 750 यूनिट्स एक ऑर्डर का करेंगे तो 34 ऑर्डर्स हमें पूरे साल में प्रोसीड करने होंगे। अगर हम 1000 यूनिट्स का एक ऑर्डर होगा तो हम टोटल 25 ऑर्डर्स प्रोसीड करेंगे। और अगर 1500 यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 17 प्रोसीड करने होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट 10 रुपीज, ये डेटा आपके पास गिवन था। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। 50 ऑर्डर्स से 10 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज, 340 रुपीज, 250 रुपीज, 170 रुपीज। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं उसी हिसाब से हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो रही है। सेकंड, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या है कि ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज क्या है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 या ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 500 थी, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 250, 375, 500 और 750 रुपीज। ये हमारे पास एवरेज स्टॉक है। ऐसा नहीं कि हम जितना ऑर्डर देंगे उतना ही हमें हमेशा हमारे पास स्टॉक रहेगा। एवरेज स्टॉक जो है ये हमारा कॉस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से प्री डिफाइंड रूल्स को हम फॉलो करेंगे, प्री डिफाइंड एजम्पशंस को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो एवरेज स्टॉक है 250, 375, 500 और 750, ये कैसे होगा, जितने नंबर ऑफ जितनी ऑर्डर की साइज, जितने क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10% ऑफ यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस आपके पास 5 रुपीज गिवन थी, 5 रुपीज का 10% 0.5। हर लेवल पे आपके पास जितना भी स्टॉक होगा आपके पास कैरिंग कॉस्ट सिमिलर होगी। अब एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट जो आएगी वो आएगी एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 375 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब ये करने से 250 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करने से आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है ये वो 125। उसके बाद सेकंड कंडीशन में 188, थर्ड कंडीशन में 250, फोर्थ कंडीशन में 375 रुपीज आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है। अब देखें, जो एक कैटेगरी में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे थे आपके पास कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही थी। मगर उसके साथ साथ ऑर्डर कम, इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही थी क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स हर ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे थे। अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो जितना वेयर हाउस में स्टॉक आएगा तो यकीनन उसको कैरी करने के लिए हमें ज्यादा खर्चा भी करना होगा। तो हम हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है हर लेवल पे देख लें आप, इंक्रीज हो रही है। 125, 188, 250, 375। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये टोटल कर लें ए प्लस बी, तो आपके पास जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास 625, 528, 500 एंड 545। अब देखिए सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है वो आपके पास है, जो हमारी ईओक्यू की क्वांटिटी थी 1000 यूनिट्स की। आई होप कि बात ये क्लियर हुई होगी। फर्दर एक चीज और भी अगर आप एनालाइज कर लें, चारों कैटेगरीज के अंदर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट है। मगर जहां पे जो लेवल जहां पे मिनिमाइज है वो लेवल पे, उस लेवल पे आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है। इट मींस कि जहां जो भी लेवल ईओक्यू की होगी उसके अंदर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होगी। 90% सेम, 95% सेम होती है। 5% फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत
प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज अमाउंट सेम रहता है। आई होप ईओक्यू के डिटेल एनालिसिस के बाद ईओक्यू का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any confusion, you can write in comments. But just one thing, don't forget to like, share, and follow the channel. Thank you. Allah Hafiz. ऑब्जेक्टिव जो है आज की क्लास का वो है ईओक्यू एक्सेप्शंस। ईओक्यू सिंपल कैलकुलेशन हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। ईओक्यू डिटेल एनालिसिस करके वेरीफाई करना, तो वेरीफाई भी किया था कि क्या इस अगर ईओक्यू की क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर करें तो क्या हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, या प्राइस अगर ईओक्यू की क्वांटिटी से हम कम ऑर्डर करेंगे तब भी क्या हमारे पास कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, क्या वो मिनिमाइज है। उसको भी एनालाइज किया था लेक्चर 4 में। आज हम एक एक्सेप्शंस की बात करेंगे। इफ डिस्काउंट ऑन बल्क, अगर बल्क परचेजिंग पे कोई डिस्काउंट के ऑफर हो। सो लेट्स मूव। जस्ट रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड शेयर द चैनल। थैंक यू। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन इज 5000 यूनिट, procurement cost per order is 50 rupees and cost per unit is rupees 5. The storage and carrying cost is rupees 2 per unit per year. 5000 यूनिट्स की कंजम्पशन है एनुअली, 50 रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट है, 5 रुपीज पर यूनिट प्राइस है एंड 2 रुपीज पर यूनिट पर अनम कैरिंग कॉस्ट है। अब यहाँ पे एक वेंडर की तरफ से ऑफर है। वेंडर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10% इफ क्वांटिटी ऑर्डर इज 1000 इक्वल टू ग्रेटर देन 1000, 1000 या उससे ज्यादा होंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हम डिस्काउंट को मिनिमम क्वांटिटी पे देख लेंगे कि अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर करें तो हमारे लिए क्या वैल्यू है। रुका है, एनालाइज वेदर टू एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफर आर नॉट। इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या हम मिनिमाइज कॉस्ट जो कैलकुलेट करते थे, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे, वो बेहतर है या सप्लायर के ऑफर को अवेल करना है वो बेहतर है। सो लेट्स मूव फर्दर सॉल्यूशन। हम ईओक्यू को डिटेल डिस्कस कर चुके थे और जिसके लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50, एनुअल क्वांटिटी 5000 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट पर ईयर, ये आपके पास गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एडिशनल आपके पास 10% की बात आ रही है, मगर एडिशनल तब होगी जब हम पहले ईओक्यू कैलकुलेट कर लें। ईओक्यू में देखेंगे हमारे ईओक्यू की क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद हम इस सप्लायर के ऑफर की बात कर लें। ईओक्यू का फार्मूला, ये डेरिवेटिव में लेक्चर 4, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला को इसलिए मैं जस्ट कैलकुलेशन की तरफ मूव हो रहा हूँ। ईओक्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज गिवन है, एनुअल कॉस्ट, एनुअल क्वांटिटी 5000, ऑर्डर कॉस्ट 52 फार्मूले का है। जब ये हमने किया तो आपके पास ईओक्यू क्वांटिटी मिली 500 यूनिट्स। इट मीन्स कि 500 यूनिट्स वो क्वांटिटी है जहां पे आपका ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज है। अब हमारे जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी ईओक्यू कैलकुलेशन नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना। तो फर्दर ईओक्यू को हमने फर्दर एनालाइज किया। एनुअल डिमांड जो है 5000 यूनिट्स, पर्टिकुलर्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर ईओक्यू पे बात करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, और अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करेंगे तो हमारे लिए क्या टोटल कॉस्ट होगी। अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के हिसाब से 500 रुपीज कर रहे हैं और डिस्काउंटेड जो है 1000 कर रहे हैं, तो आपकी जो एनुअल डिमांड वो 5000 यूनिट्स दोनों कंडीशन में, क्योंकि डिमांड का कोई रिलेशन नहीं कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो कस्टमर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेलिंग की बात हो रही है। कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज है अगर आप ऑर्डर 5000 से 500 से कम दे रहे हैं। जो ऑर्डर साइज 500 है, सॉरी 500, 1000 से अगर कम देंगे तो आपकी प्राइस 5 रुपीज है। 1000 या 1000 से ज्यादा होगा तो 10% ऑफ, तो 5% का 5 रुपीज का 10%
मीन्स 50 पैसा 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला तो आपके पास ये जो प्राइस आई डिस्काउंटेड वो आई है 4.5। हमने एनुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 22,500। ये तो हमारे पास क्वांटिटी है कि जितना परचेज करेंगे, जिस प्राइस पे परचेज करेंगे उतनी तो हमें लाजमी परचेज अमाउंट पे करना है। स्टिल हमारी जो एनालिसिस है कि हमें कौन सी ऑफर बेस्ट है, अब कौन सी ऑफर बेस्ट है इसमें प्राइस के हिसाब से तो हमें डिस्काउंटेड बेहतर लग रही है। अब उसको फर्दर एनालाइज करेंगे कि क्या इसकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड 5000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, अगर 500 पर ऑर्डर देंगे जो ग्रेड लाइन में हाईलाइटेड किया हुआ है, तो 5000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 10। 10 ऑर्डर पूरे साल में प्रोसीड होंगे इस आइटम के। और डिस्काउंटेड के हिसाब से अगर हम 5000 हमारी एनुअल डिमांड है और 1000 यूनिट्स मिनिमम ऑर्डर हो, तो मिनिमम हमें 5 ऑर्डर्स ही प्रोसीड करने होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 50 रुपीज पर ऑर्डर की प्राइस गिवन थी। अब जब 10 ऑर्डर प्रोसीड करेंगे, एक ऑर्डर 50 रुपीज का, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 500 रुपीज बनेंगे। कैसे आया? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, 500 एंड 250 रुपीज। इसको मैंने बीस के साथ सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है ताकि आगे कैलकुलेशन में इजी रहे। एवरेज स्टॉक था हमारा, एवरेज स्टॉक हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपके पास ऑर्डर साइज है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक आएगा। 500 डिवाइड बाय 2 250 एंड 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 500। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को एक साल के कैरी करने के लिए 2 रुपीज पर यूनिट आपको कैरिंग कॉस्ट आ रही है। अब अगर एक यूनिट के 2 रुपए आ रही है तो 250 यूनिट्स की कितनी आएगी? 500। और 250 यूनिट्स जो डिस्काउंटेड के सिंग में आ रहा है कि 250 यूनिट्स आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, तो उसके अंदर एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग स्टॉक जब करेंगे तो आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1000 रुपीज आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आई है। अब अगर ईओक्यू के पॉइंट ऑफ से परचेस करेंगे तो आपके पास जो परचेस प्राइस होगी वो 25,000 रुपये होगी। अगर डिस्काउंटेड ले रहे हैं तो 22,500 होगी, 10% ऑफ हो जाएगा। अब अगर हम ईओक्यू के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज है और कैरिंग कॉस्ट भी 500 है। अगेन पहले वाली बात लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसका भी कार्ड में लिंक आपके पास वीडियो में आ रही होगी, तो उसमें आपके पास ये था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होंगे। देखिए दोनों 500 इक्वल है। अब अगर आप ईओक्यू से परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 है, जबकि डिस्काउंटेड पे करेंगे तो 250 हो जाएगा। और अगर कैरिंग कॉस्ट हम ईओक्यू से परचेज कर रहे हैं तो 500 का है, और डिस्काउंटेड पे परचेज करेंगे तो ये कैरिंग कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करने के लिए जाहिर है ज्यादा हमें वेयर हाउस भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आपको आते हैं 1000 रुपीज। अब यहाँ पे आपके पास फर्दर है कि जो टोटल कॉस्ट है इस आइटम को परचेज करने के लिए, इस रॉ मटेरियल को परचेज करके इसको यूजेज तक आपका खर्चा जो होगा वो ईओक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 26,000 रुपीज होंगे। और डिस्काउंटेड के हिसाब से आपकी जो टोटल परचेजिंग कॉस्ट होगी वो होगी 23,750। Therefore, it is requested to accept the discount offer क्योंकि because the total cost under EOQ is 26,000. However, if suppliers offer 10% discount तो हमारे, अगर सप्लायर हमें 10% ऑफर करता है, देयर फोर हमारे अवर ऑफ कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर
पर मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी 23,750। और हमें जो लोअर होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टॉक ज्यादा होल्ड तो करेंगे, हमारी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट तो हमारी इंक्रीज हो रही है, मगर उससे ज्यादा हमारे पास यूनिट प्राइस कम हो रही है। देयरफॉर वी मस्ट एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफर। थैंक यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री लेवल्स, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, डेंजरस स्टॉक लेवल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ऑप्टिमल स्टॉक लेवल सेटिंग, कोई आइडियल स्टॉक लेवल, ऐसी लेवल सेटिंग करना जिसपे हमें कभी भी स्टॉक की शॉर्टेज ना हो, कभी भी एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास बर्डन ना हो। इस लेवल को सेटिंग करने के लिए कुछ इसके बेसिक प्रोसेस है। लेट्स मूव। ये है क्या चीज? इट इज टू डिटरमाइन द करेक्ट और मोस्ट ऑप्टिमल स्टॉक लेवल सो एज टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल। मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास ओवर भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास यूजेज, आपका पूरा कैपिटल सिर्फ इन्वेंटरी में ब्लॉक हुआ हुआ है, और इतना भी अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए कि आपके पास शॉर्टेज हो जाए, स्टॉक आउट हो जाए और आपके पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ना हो। इस लेवल को, आइडियल स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके पास ऑप्टिमल लेवल चाहिए। These levels are known as maximum, minimum and reorder levels. इन लेवल्स को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, और किस लेवल पे आपको रीऑर्डर, दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री लेवल्स को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली वेयर हाउस की मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करें। अगर वेयर हाउस के अंदर हमने प्रैक्टिकल बेसिस पे, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि कितना स्टॉक होगा, कि हम उसको किस लेवल तक हमारे पास स्टॉक होगा कि हम उसको री ऑर्डर कर लें। री ऑर्डर मीन्स, री मीन अगेन, अगेन दोबारा ऑर्डर कब करें? उस लेवल तक, कोई सर्टेन लेवल, ऑप्टिमल लेवल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स डिफाइन करते हैं कि ये तो एक नॉर्मल लेवल है, इससे इस लेवल पे आपको नॉर्मल ऑर्डर करना चाहिए। अब ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर 3, 4, 5 के अंदर हमने EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए डिस्कस किया था कि कितनी ऑर्डर की क्वांटिटी चाहिए। अब जैसे ही जिस लेवल पर है कि भाई इस लेवल पे हमें ऑर्डर करना चाहिए, री ऑर्डर लेवल पे हम पहुंचे, अब उस ऑर्डर पे जैसे हम ऑर्डर करेंगे तो क्या सप्लायर हमें फौरन से हैंड टू हैंड विद इन फ्यू मिनट्स पहुंचा देगा? नहीं। अगर फौरन पहुंचा देगा तो हमारे पास जो ऑर्डर हम रिसीव करेंगे वो प्लस आपके री ऑर्डर लेवल, ईओक्यू की क्वांटिटी और री ऑर्डर लेवल टोटल मिलाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। मींस अगर आपके पास 500 यूनिट्स ऑलरेडी है और आपने 1000 का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देते ही फौरन आपके पास स्टॉक डिलीवर हो गया, तो आपके पास टोटल जो ऑर्डर मैक्सिमम हो सकता है वो 1500 हो सकता है। अगर सप्लायर आपसे कोई टाइम मांगता है कि आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे, हम सर्टेन टाइम के बाद आपको स्टॉक डिलीवर करेंगे। अब जब तक वो स्टॉक डिलीवर करे उन दिनों में भी तो कुछ सेल्स होगी, वो भी तो क्वांटिटी हमारी कम होगी। तो जो कंजम्पशन ड्यूरिंग ऑर्डर टू रिसीविंग, जब तक आप ऑर्डर करें, जब तक ऑर्डर करें, ऑर्डर किस लेवल पे कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें से जितनी क्वांटिटी जब तक ऑर्डर रिसीव हो, उसकी जितनी भी क्वांटिटी आपकी नॉर्मल कंजम्पशन हो रही है उसको आप लेस करते हैं। अब ये लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? मैक्सिमम स्टॉक। अब वंस अगेन, री ऑर्डर लेवल पे किस लेवल पे आपको ऑर्डर करना है और किस लेवल पे ऑर्डर के बाद कितना ऑर्डर करना है, ईओक्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेम टाइम पे ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास टोटल ईओक्यू प्लस रीऑर्डर लेवल, आपके पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। इट मींस अगर आपके पास कोई डिलीवरी ऑर्डर करने के बाद
डिलीवरी तक कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे आपने ऑर्डर किया, विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास ऑर्डर स्टॉक रिसीव हो गया। अब अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आपके पास जब तक रिसीव हो उसके लिए सर्टेन टाइम पीरियड लगेगा, जिसको लीड टाइम कहा जाता है। अगर उसमें टाइम लगेगा तो यकीनन उन दिनों में जितने डेज लगेंगे उन दिनों में यकीनन कोई कस्टमर को सेल भी तो करेंगे। जितनी सेल्स होगी वो आपके मैक्सिमम स्टॉक्स माइनस कर लेंगे। इसके बाद है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक क्या चीज है कि री ऑर्डर लेवल के बाद मिनिमम स्टॉक इतना स्टॉक हो गया, अगर इससे किससे कम हुआ तो हमें इश्यूज, हमें हमारी प्रोडक्शन, हमारे कस्टमर रिटर्न हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। और अगर उससे भी ज्यादा कम हुआ तो हमें डेंजरस स्टॉक लेवल पे आ जाएंगे, जो आपके पास डेंजरस जोन होगा कि भाई अब तो लाजमी हमारे पास प्रोडक्शन आउट हो सकती है या प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, कस्टमर रिटर्न हो सकते हैं। रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक का जो डिफरेंस है, अगेन वही, अगर आपने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर पे स्टॉक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, आपके पास जो कंजम्पशन हो रही है ड्यूरिंग ऑर्डर्स टू रिसीविंग, वो स्टॉक अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास मिनिमम स्टॉक आएगा। और अगर डेंजरस स्टॉक लेवल है, इट मीन्स कि दिस इज इमरजेंसी। अब इसको मैं फाइनेंस की लैंग्वेज से चेंज करके हम जनरल, एज एज ए ह्यूमन नेचुरल, अगर हम अपनी हेल्थ के लिए बात कर लें, हम अगर बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो एक जनरल, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल है जिसको हम कहते हैं 80/120। अगर 80/120 हमारे पास ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर है, अगर कोई मिनिमम लेवल 60 to 90 तक आया, इट मीन्स कि ये मिनिमम लो ब्लड प्रेशर है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ स्टेप करने चाहिए। या अगर हाई लेवल है, बिल्कुल 100/180 बहुत हाई है, ये डेंजरस, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई लेवल है। अब इससे अगर ज्यादा हाई हुआ तो लॉस भी हो सकता है। 180 बिल्कुल हाई है, 80/120 जो है वो नॉर्मल है, और 60 + 9, 60 × 90 ये जो है आपके पास मिनिमम है। ये लो लो ब्लड प्रेशर है। अब लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, इस पे स्टेप करने, ताकि हम अपनी रीऑर्डर लेवल मींस के नॉर्मल लेवल पे 80/20 पे पहुंचे। अगर इसके अलावा अगर फर्दर हमने हमारा बीपी ब्लड प्रेशर अगर इससे कम हो गया 45/70, इट मीन्स कि ये डेंजरस जोन का है। अब फौरन, ये इमरजेंसी की कंडीशन है, फौरन आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि इन्वेंट्री लेवल्स की जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब हम इनके फार्मूलाज वगैरह की बात करते हैं। री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल कब आपको अगेन ऑर्डर करना चाहिए? द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर फॉर मटेरियल शुड बी प्लेस्ड। री ऑर्डर मीन्स व्हेन टू ऑर्डर, एक सर्टेन लेवल मटेरियल की जिस पे हमें न्यू ऑर्डर करना, प्लेस करना जरूरी है। री ऑर्डर लेवल मीन्स व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम बात कर लें कि जब हमारी यूजेज है, जो हमारी रॉ मटेरियल की यूजेज है वो 300 to 500 यूनिट्स पर डे है। री ऑर्डर के अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं ताकि इसको फर्दर हम क्लियर कर सकें। हमारे पास नॉर्मल जो यूजेज है वो 300 to 500 पर डे। किसी दिन 300 होती है, किसी दिन 500 होती है, मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 300 है। डिलीवरी टाइम, जो हम सप्लायर को, वेंडर को जब ऑर्डर करते हैं तो उससे नॉर्मली 10 to 20 डेज टाइम लग जाता है। जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमें जो सप्लायर हमारे पास स्टॉक डिलीवर करता है, हम जो स्टॉक रिसीव करते हैं उसमें 10 to 20 डेज लगते हैं, कभी 10 दिन भी लगते हैं, कभी किसी सिचुएशन की वजह से 20 डेज भी लगते हैं। दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। अब स्टॉक लेवल वेयर यू हैव टू ऑर्डर टू सेव फ्रॉम अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, किस लेवल पे हमें ऑर्डर करना चाहिए खुद को स्टॉक रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी से बचने के लिए? अब हम अज्यूम करते हैं वर्स्ट कंडीशन, आज अगर हमने कोई ऑर्डर दिया, फर्स्ट को हमने ऑर्डर दिया तो हमें 20 को मिलेगा, तो कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए?
वर्स्ट कंडीशन है कि हमें सप्लायर 20 दिन के बाद डिलीवर करता है, 10 दिन को भी तो कर सकता है, मगर हम बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन, मैक्सिमम रिस्क लेने के बाद, मैक्सिमम खुद खुद को सेव करने के बाद हम ये डिसाइड किया सप्लायर 20 दिन में हमें डिलीवर करेगा, मीन्स जो मैक्सिमम टाइम लगेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन 500 यूनिट्स पर डे। नॉर्मल हमारे पास यूजेज कितनी थी, 300 to 500। अगर 20 दिन के बाद भी स्टॉक मिलेगा तो मैक्सिमम हमें कितना, डेली बेस पे अगर मैक्सिमम लेवल की बात करें तो हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए 500 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो हमारे पास जो, इफ यू हैव क्वांटिटी ऑफ 1000 यूनिट्स, 500 into 20, इट मीन्स if you have at quantity units 1000, your raw material will never be out of stock। अगर आप 1000 लेवल पे ऑर्डर करेंगे और सप्लायर आपको 10 के बदले 20 डेज में डिलीवर करेगा और आपकी यूजेज नॉर्मल से मैक्सिमम भी होगी, तो 1000 यूनिट्स आपके पास इतना स्टॉक होगा कि जब 20 डेज तक आप अपने पास कंजम्पशन को, अपने पास प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकें। इसकी फार्मूला वन सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं। Reorder level is equal to maximum usage multiplied by maximum lead time। Reorder level, maximum usage per day 500 and 20 डेज लग रहे लीड टाइम के, मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन था वो 20 डेज था। तो यहाँ पे री ऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स, जब भी आपके पास स्टॉक 1000 यूनिट्स हो आपको ऑर्डर करना चाहिए। अगर 1000 से कम लेवल पे ऑर्डर करेंगे तो आपके पास स्टॉक अनअवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस वो स्टॉक लेवल जो हमें हमारे स्टोर में मैक्सिमम स्टोरेज रखने की जगह है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक प्लान टू बी हेल्ड। मैक्सिमम हमारे पास कितना स्टॉक होगा, ये पहले से प्लानिंग होगी कि हमारे पास मैक्सिमम कितना स्टोर में, हमारे स्टोर में जगह कितनी है। अगर इससे ज्यादा स्टॉक हो गया तो हमारे पास स्टोर में रखने का स्पेस नहीं होगा। एनी अमाउंट अबव द मैक्सिमम लेवल विल बी कंसीडर एज एक्सेसिव स्टॉक। अगर इससे ज्यादा स्टॉक आपके पास आपने होल्ड किया, इट मीन्स कि आपके पास, आपके एक्सेस स्टॉक तो होगा मगर एक्सेसिव स्टॉक के साथ साथ आपका, आपकी फाइनेंस उसमें बर्डन आपको होल्ड हुई होगी अमाउंट। आपके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है, आपके पास सप्लायर से रिलेशनशिप, सप्लायर से डिस्काउंट के इश्यूज हो सकते हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक अगर आपको याद हो, जो रिसेंटली हमने, अभी जो मैंने पिक्चोरियल में जहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह की बात हो रही थी, तो इसके अंदर जितना आपके पास नॉर्मल है, जो नॉर्मल रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद आप उसमें ऐड कर रहे थे जितना आप ईओक्यू जो ऑर्डर कर रहे थे, अब उसके बाद उसमें से माइनस कर रहे थे मिनिमम यूजेज, मिनिमम लीड टाइम। कम से कम जो 20 दिन टाइम लग रहा है, वो स्टॉक 20 दिन के बदले 10 दिन में भी तो आ सकता है। जो यूजेज 500 का हमने कंसीडर किया था रीऑर्डर लेवल में, वो 300 भी तो हो सकता है। मिनिमम कम से कम जितना यूज होगा वो माइनस करेंगे किससे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मींस ईओक्यू से। थर्ड लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मींस कम से कम हमारे पास कितना स्टॉक होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ द स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी buffer in the event of increased demand or reduced receipt of stock caused by lengthening of lead time। ये वो मिनिमम स्टॉक है जो आपके पास सेफ्टी मेजर करता है कि कभी भी डिमांड, किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, या किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके पास स्टॉक की रिसीविंग कम हुई, या लीड टाइम आपका इंक्रीज हो गया, इस सब चीजों को मैनेज करने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। मिनिमम स्टॉक लेवल इज आल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। स्टॉक लेवल शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक। फॉर्मूला इसका क्या है?
मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। जो हमारे पास यूजेज की था 300 एंड 500, उसका एवरेज होगा, और जो लीड टाइम था 10 to 20 डेज, उसका एवरेज होगा। उनको मल्टीप्लाई करके जो रीऑर्डर लेवल पे, जिस लेवल पे हमने ऑर्डर किया है, एवरेज के हिसाब से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक आएगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक। इसके बाद है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर वर्ड से क्लियर है कि खतरा है यहाँ पे। डेंजर स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक विच मटेरियल शुड नेवर बी अलाउड टू फॉल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये वो स्टॉक लेवल है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये सिचुएशन अलाउ नहीं करती कि आप मटेरियल को इशू करें। केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, कुछ इमरजेंसी के लिए सेव करके रखा हुआ है स्टॉक को। नॉर्मल इश्यूज ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड, जब नॉर्मल जो इश्यूज है, नॉर्मल इशू जो हम इस कंडीशन में कि नॉर्मल जो प्रोडक्शन हो रही है उसको स्टॉप कर दिया, मगर कोई इमरजेंसी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इशू करेंगे। इफ मैक्सिमम लीड टाइम 30 days and stock is not delivered due to strike, law and order situation, etc, to use the dangerous stock। अगर कोई मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपके पास 30 डेज है, और अगर स्टॉक 30 डेज में नहीं आया, 30 डेज में नहीं आया, तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या किसी भी लेवल पे आपके पास स्टॉक जो है वो डेंजरस स्टॉक है। इट इज स्लाइटली लेस देन द मिनिमम लेवल। ये मिनिमम लेवल से नॉर्मली आपके पास, ये स्टॉक लेवल आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल से हमेशा कम होता है। फॉर्मूला इसका क्या है? डेंजर स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम और इमरजेंसी लीड टाइम। कुछ बाज़ औक़ात किसी सप्लायर से इमरजेंसी के लिए कोई टाइम फिक्स पीरियड होता है कि मिनिमम, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज कर देंगे तो हम इतने टाइम पे आपको डिलीवर कर सकते हैं। वो टाइम और मिनिमम यूजेज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेंजरस स्टॉक आएगा। डेंजर स्टॉक लेवल की एक और फॉर्मूला भी है, जिसको एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय मिनिमम इमरजेंसी लीड टाइम। एवरेज यूजेज की को मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम से, या मिनिमम मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, ये सब डेंजर स्टॉक लेवल की सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन बेस है कि इतने लेवल के बाद आपका डेंजर होगा। लो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, ये क्वेश्चन में बहुत कम आते हैं, मगर प्रैक्टिस मटेरियल में भी आपके पास बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलेंगे। मगर क्योंकि हमें तो डिटेल से समझना है, तो हमें एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक को समझना भी है। इसके बाद एक फाइनल स्टॉक है बफर स्टॉक लेवल। बफर स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक व्हिच मटेरियल इज केप्ट फॉर सर्टेन डिमांड। सडनली आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, ह्यूज ऑर्डर आ गया, आपने बफर स्टॉक को होल्ड जो करके रखा था, जो मिनिमम स्टॉक रखा था उसमें से सर्टेन कुछ ऐसा रखा था कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ सडन डिमांड, अगर एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल के लिए हम दूसरा स्टॉक जो हमारे पास वेयर हाउस में, हम उसी को ही यूज करेंगे। इफ एक्सपोर्ट ऑर्डर अराइव यू कैन यूज बफर स्टॉक। इसका कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, इसीलिए बाज़ औक़ात काफी बुक्स के अंदर आपके पास यही लिखा होगा कि मिनिमम स्टॉक लेवल इज बफर स्टॉक। ये बेस्ड ऑन क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से होता है। नॉर्मली आपके पास क्वेश्चंस में, एग्जाम में बफर स्टॉक की कभी बात नहीं होती, डेंजर स्टॉक का लाजमी कभी कभी फार्मूला आ जाता है। किसी भी सीए, सीसीए, एमबीए, आईसीएमए कहीं पे भी हो, तो ये लेवल्स के हिसाब से आपके पास 5 लेवल्स कहते हैं: रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम फाइनल जो डिस्कस करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड डेंजरस स्टॉक लेवल। लेट्स मूव, स्टार्टिंग विद द सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके पास एवरेज स्टॉक 100 यूनिट पर वीक, मिनिमम यूजेज 70 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज 140 यूनिट्स पर वीक। एक बिजनेस में डेफिनेटली यूजेज बेस्ड ऑन डिमांड होती है। कभी डिमांड बहुत ज्यादा है,
मैक्सिमम लेवल 140, मिनिमम लेवल 70, एवरेज 100 यूनिट्स। लीड टाइम, जब आप ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देते हैं, टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स। आपके ऑर्डर करना और ऑर्डर को रिसीव करने के जो टाइम है 3 to 5 वीक्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे जो खर्चा आता है आपका, जो कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 180 रुपीज। एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग अ यूनिट इन स्टॉक इज 5.2। रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। इन फार्मूलाज हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके बात कर लेते हैं। फार्मूलाज के लिए आपके पास अभी आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा लास्ट वीडियोस का। फर्स्ट ऑफ ऑल ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी, जब ऑर्डर करें तो कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए। इसका फॉर्मूला था टू ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 OQ डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। 2 O मीन्स ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है। Q मीन्स एनुअल डिमांड कितनी है, पूरे साल की डिमांड। क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए आपके पास पर वीक गिवन होगा, पर मंथ गिवन होगा, क्वार्टरली गिवन होगा। आपको Q का मकसद एनुअल डिमांड है। तो सेम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हुए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 180 रुपीज, एनुअल क्वांटिटी 5200, जो एवरेज यूजेज थी, और वीक में, ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 5200 आपके पास एनुअल क्वांटिटी आ गई। कैरिंग कॉस्ट 5.2, 5.2 आपकी कैरिंग कॉस्ट है। अब सेम वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे फार्मूला में, तो आपके पास फार्मूला 2 × 180 मल्टीप्लाई बाय 5200 डिवाइड बाय 5.2, ये अगर आपके पास आ गया तो ई ओ क्यू इज इक्वल टू 600 यूनिट्स। आपके पास 600 यूनिट्स वो क्वांटिटी है जो आपको मिनिमम ऑर्डर, जो इकोनॉमिक ऑर्डर करना चाहिए। इसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 और 5 में। उसके आई कार्ड में लिंक्स आ रहे हैं, आपको एक बार उसको भी डिटेल से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास री ऑर्डर लेवल। किस लेवल पे हमें ऑर्डर को दोबारा अगेन ऑर्डर करना चाहिए। तो इसका हमने फार्मूला डिस्कस किया था, री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। जब हम ऑर्डर करें, किस लेवल पे ऑर्डर करें कि जितना टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, और उस मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम हमारे पास यूजेज कितनी होगी। मैक्सिमम यूजेज था हमारे पास 140, मैक्सिमम लीड टाइम थे 5 वीक्स। टोटल आपके पास री ऑर्डर लेवल मीन जब आपके पास स्टॉक 700 यूनिट्स हो तो आपको री ऑर्डर करना चाहिए। अदरवाइज आपके पास ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉकिंग की बात हो सकती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब रीऑर्डर लेवल आपके पास आ गया, ईओक्यू हमने 600 कैलकुलेट किया था। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल में आपका मैक्सिमम स्टॉक स्टॉक लेवल का फार्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम, लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया 700, ईओक्यू 600। अगर सेम टाइम पे आपका स्टॉक मिल जाता तो 1300 रुपए की स्टॉक क्वांटिटी होती, मगर जब तक आपके पास 5 वीक्स में जो आप जो लीड टाइम है, अब तक अज्यूम करते हैं कि हमें 3 वीक्स में स्टॉक मिल जाता है, तो 3 वीक्स तक हमारा मिनिमम स्टॉक कितना सेल होगा, मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम 210 रुपीज। 210 जब हम क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 1090। बात करते हैं मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक लेवल आपके पास है, उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस
एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम में आपके पास एवरेज यूजेज कितनी है, उसको रीऑर्डर लेवल से, रीऑर्डर लेवल कितना था 700, उससे माइनस करेंगे तो आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल आएगा कि कम से कम इतना स्टॉक तो होना चाहिए। मिनिमम एवरेज स्टॉक एवरेज यूजेज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अब आपके पास जो मिनिमम स्टॉक लेवल है 700 यूनिट आपके पास रीऑर्डर लेवल था, माइनस एवरेज यूजेज 100 यूनिट्स आपके पास गिवन थे, मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 कैसे आपके पास आया, जो एवरेज है 3 वीक्स प्लस 5, 3 + 5 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास 4 वीक्स का एवरेज लीड टाइम आया है। इस कंडीशन में आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल पे 300 यूनिट मिनिमम आपके पास होने चाहिए। लास्ट आपके पास है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजरस मीन इससे कम अगर हुआ तो हम डेंजरस जोन में होंगे। इसका फार्मूला है डेंजर स्टॉक लेवल इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। एवरेज यूजेज आपके पास 70 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, एवरेज यूजेज इन एवरेज टाइम नहीं, मिनिमम यूजेज इन मिनिमम टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी माइनर सी करेक्शन है। डेंजर स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज 70, मिनिमम लीड टाइम इज 3, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास डेंजर स्टॉक लेवल आपके पास आ गया 210 यूनिट्स। अगर 210 यूनिट्स तो आपके पास ये डेंजर है, इससे कम तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ये तो आपके पास कम से कम इमरजेंसी में यूज करने के लिए स्टॉक होना चाहिए। वंस अगेन हम सेम ग्राफ पे पिक्टोरियल फॉर्म पे आ जाते हैं। आपके पास वेयर हाउस के अंदर री ऑर्डर लेवल, उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक, यूसेज, मिनिमम स्टॉक, डेंजर स्टॉक। आपके पास सबसे पहले री ऑर्डर लेवल 700 का स्टॉक होगा तो आपको री ऑर्डर करना है। अब जैसे री ऑर्डर 600 का ऑर्डर करेंगे तो 1300 रुपये होना चाहिए, 1300 होना चाहिए, मगर 1300 में से आपके पास जो यूज हो जाएगा उस दौरान मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय द मिनिमम टाइम 210, जब आपके पास माइनस हो जाएगा तो आपके पास 1090 यूनिट्स आपके पास मैक्सिमम स्टॉक की कैपेसिटी होगी। मैक्सिमम स्टॉक जो आपके पास होल्ड होगा वो ये होगा। मिनिमम स्टॉक क्या होगा, आपके पास 700 में से जो री ऑर्डर लेवल था उसमें से एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम को माइनस करेंगे तो बस 300 आ जाएगा। डेंजर जोन उसमें से आपके पास 210 आ जाएगा। मैक्सिमम 1090, एवरेज आपके पास जहां पे दोबारा ऑर्डर करना चाहिए वो 700 यूनिट्स है। मिनिमम स्टॉक लेवल है आपके पास 300 तो कम से कम होना चाहिए, और डेंजर 210 यूनिट्स है। आई होप इट्स ऑल अबाउट क्लियर regarding the material, accounting for material. Don't forget to like and share and subscribe the channel. If you have any confusion question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.